नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र के साथ साथ ही बीजेपी ने करके दिखाया है कि नाम से ही नया चुनावी सॉन्ग भी लॉन्च किया है। अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी और गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर होगा भुगतान। देरी होने पर ब्याज मिलेगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देंगे और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा। हर विधवा और निराश्रित महिला को ही 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन मिलेगी और हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करेगी। अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए चुनाव की तरफ से ये कहा गया है और इसके साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर ही भुगतान होगा और गन्ना किसानों के भुगतान में देरी होने पर ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करेगी सरकार। विधवा महिलाओं को भी 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन मिलेगा, यह भी जानकारी सामने आई। और 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, यह भी घोषणा पत्र में है। इसके साथ ही एम्बुलेंस और एमबीबीएस की सीटों को दोगुना किया जाएगा। लव जिहाद रोकने के लिए भी 10 साल की सजा होगी और लव जिहाद 1 लाख का जुर्माने के प्रावधान पर होगा। मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना भी दिया जाएगा। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतर्गत मुफ्त स्कूटी भी दी जाएगी। 25,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री की सिंचाई योजना शुरू होगी और आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। गन्ना किसानों का 14 दिन के भीतर ही भुगतान भी होगा और गन्ना किसानों की भुगतान में देरी होने पर ब्याज मिलेगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट पूरे शबाब पर है और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन के लिए ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी में हैं। तो वहीं इस दौरान ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान ममता ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा और हाथरस उन्नाव जैसी घटना को ही कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शव मामले का जिक्र भी किया है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि इस सबके लिए ही जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और योगी जी, जब ये हो रहा था तब आप कहां थे। योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से अखिलेश सरकार के लिए वोट करने की भी अपील की और प्रेस वार्ता के दौरान ही एक बार फिर फुटबॉल भीड़ की उछाल दी और इसके साथ ही यूपी में खेला हुए के साफ संकेत दे दिए। तो रोशनी ले आइए और उत्तर प्रदेश का रोशनी कौन ले आ सकता है? अखिलेश ले आ सकता है, उसको टीम ले आ सकता है, वो सबको साथ मिलके काम करता है। ये सबसे बड़ा उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी के लिए देखिए, हम गोवा में भी हमारा पार्टी लड़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं यूपी में आया इसी के लिए कि यूपी की लड़ाई इज्जत का लड़ाई है। यूपी में अगर अखिलेश जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे, आप वेस्टर्न यूपी फास्ट वोट करेंगे। आप रास्ता दिखा दीजिए, आप दिशा दिखा दीजिए, और प्रांत यूपी का आपको ही फॉलो करेगा। यू लीड एंड ऑल विल बी द लीडर। आपको लेके हर आदमी एक साथ में काम करेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल आजम खान को ही अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में हिंसा को लेकर ही आजम खान ने सुरक्षा अदालत में ही अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी मांग रखने के लिए कहा है। और शीर्ष अदालत में ही आज सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट में ही कई महीनों से याचिका लंबित है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है और इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वो जल्द से जल्द ही मामले में सुनवाई की कोशिश करे। गौरतलब है कि रामपुर से ही सपा सांसद आजम खान करीब 2 साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। उन्हें फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ ही जमीन हथियाने, अतिक्रमण के सहित ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जैसे कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में ही उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई थी। वहीं आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत की याचिका में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को खामखा लटकाया जा रहा है क्योंकि चुनाव प्रचार में ही शिरकत ना कर सके। और खान ने यह भी कहा था कि उन्होंने यूपी की अदालतों में ही जमानत के लिए 3 अलग अलग अर्जी दाखिल की हुई है, लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग इसमें जानबूझकर ही लापरवाही बरत रहा है। आजम खान के मुताबिक सरकार नहीं चाहती कि वे किसी भी हाल में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि मोदी का स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण है और देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। अविश्वास का ही माहौल है, ये हमारा आरोप है। उल्टा हम पर ही बोल रहे हैं। हम गांधी के संदेश पर चलते हैं, हम त्याग बलिदान करना चाहते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मजदूरों का भड़काने का काम हम क्या करेंगे, मजदूर कितने सड़कों पर मर कर क्या आंकड़े हैं और उनके पास हम अपेक्षा करते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। आज देश में ही अघोषित इमरजेंसी है। गहलोत ने कहा कि हमारी तो सरकार चली गई, इमरजेंसी के बाद मोदी जैसे प्रधानमंत्री अगर कहेंगे कि हमारी कमियों को एक्सपोज करेंगे, क्या यही काम है? और सीएम ने यह भी कहा कि असेंबली आ रही थी, आगे चुनाव भी आ रहे हैं। लोहिया के नेता और 2 बार सांसद रहे रघुराज सिंह शाक्य ने ही पार्टी छोड़ दी है। वो सोमवार को ही अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पहले प्रसपा के नेता और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे शिवकुमार बोरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रसपा के लिए गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। शाक्य प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के गृह जिले इटावा के रहने वाले थे और रघुराज सिंह शाक्य ने ही सोमवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। शाक्य को शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता था और वो बसपा के ही प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। शाक्य 1999 और 2004 में ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे और उन्होंने 2012 में ही सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था और इस बार भी वो इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और परस्पर सपा का गठबंधन होने के बाद उन्होंने टिकट के दावेदारी भी की थी, लेकिन सपा ने ही वहां के सर्वेश शाक्य को ही मैदान में उतार दिया। वो पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य के बेटे हैं और रघुराज सिंह शाक्य ने ही 27 जनवरी 2017 को ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उनका कहना था कि परिवार की लड़ाई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अपमानित किया गया। संसद में बजट सत्र के दौरान ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर जो बातें कही हैं उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झूठा करार दिया है। केजरीवाल ने पीएम के बयान का वीडियो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। इसके बाद उनके और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई और दिल्ली के सीएम ने यूपी के अपने समकक्षीय मुख्यमंत्री को ही इसके
बाद ही निर्दयी और क्रूर शासन करार दिया, जबकि सीएम योगी ने उन्हें झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्ती श्रमिकों को दिल्ली से ही कोरोना काल में भगाया। और दिल्ली सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, और प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे, और लोगों की पीड़ा पर ही राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। उनकी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान को झूठ बताया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद यूपी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही दिल्ली के अपने समकक्षीय अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। और इसके साथ ही सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठई लेना, झूठई देना और झूठई भोजन, झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को ही दिल्ली छोड़ने पर विवश किया और छोटे बच्चे, महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य अपनी सरकार किया है। और आपको मानवता द्रोही कहे या फिर यूपी सीएम के इस ट्वीट के बाद दिल्ली के ही मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर उन्हें निशाना साधते हुए क्रूर शासन करार दिया। और केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में ही अपनी झूठी वाहवाही विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासन नहीं हो सकता। जयपुर में बदमाशों ने बैंक से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए लूट लिए। वारदात कमिश्नरेट ऑफिस से ही महज 1 किलोमीटर दूर हुई। मंगलवार सुबह बैंक खुलते ही 2 बदमाश पहुंचे और मैनेजर कौशियर समेत ही 8 लोगों को बंधक बना लिया, लोगों को बाथरूम में बंद कर दिया और एक लुटेरा बैंक के अंदर और दूसरा बाहर खड़ा रहा। 20 मिनट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही लूटपाट कर दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए और बाथरूम में ही बंद लोग शोर मचाते रहे और बदमाशों ने बाथरूम के गेट पर ही फायर कर दिया। और लूट की वारदात के बाद ही दोनों बदमाश बैंक कर्मचारी की स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों के जाने पर ही बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पंजाब में सियासी समीकरण पर सबकी नजर थी। कांग्रेस के आपसी बिनते बिगड़ते तालमेल ने ही कांग्रेस पार्टी की किरकिरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ सिद्धू के तलक तेवर पार्टी आला कमान के लिए चुनौती बने, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की साख भी दांव पर है। और इन सबके बीच ही इस बार कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ही मद्देनजर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम पद का जो घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कहीं कांग्रेस आला कमान का यह फैसला पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी पड़ने पर ही खतरा पैदा कर सकता है। कांग्रेस में मचा सियासी घमासान कुछ हद तक स्थिर होता नजर आ रहा है। हालांकि ये कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब घर का बेटा बताते हुए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ को किनारे करके चन्नी के दलित चेहरे को चुनना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और इस सियासी चाल का असल परिणाम तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन रुझान कुछ ही दिनों में देखने को मिलने लगेंगे। पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी बढ़ने का खतरा है, पर कांग्रेस को आखिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों घोषित करना पड़ा, इससे उसे क्या फायदा हो सकता है? मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद कौन से बड़े नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले आपको बता दें क्यों सीएम फेस घोषित करना पड़ा। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले ही भगवत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है। अकाली दल ने भी सुखबीर बादल का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस के लिए एक तरफ से अकाली दल में भी सुखबीर बादल सीएम का चेहरा है,
इस वजह से कांग्रेस पर दबाव था कि वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में उतरे। कांग्रेस के लिए एक तरह से मजबूरी थी कि एक बड़े चेहरे पर दांव खेला जाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग से पहले ही अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। तो वहीं इस बार भी कांग्रेस को पंजाब के लिए सीएम के चेहरे से पर्दा हटाना था। पर अब सवाल ये आया कि अमरिंदर सिंह के बाद पार्टी के पास सिद्धू और चन्नी दोनों ही दावेदार के रूप में थे। कांग्रेस को दोनों ही स्थितियों में फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि सिद्धू और चन्नी दोनों की कमियां और खूबियां हैं। और इस फैसले के बाद सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है। शुक्रवार को उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था, उससे आने वाले दिनों में सिद्धू के तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन प्रियंका और राहुल से सिद्धू अपनी दोस्ती का दम भरते हैं, उनके लिए ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान किसी ईमानदार को सीएम का चेहरा बनाए। मतलब वो खुद को ईमानदार प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे। सिद्धू साहब, मेरी तेरे नाल कोई वो नहीं है सांझ, मेरी सांझ तेरी पंजाब मॉडल दी है, तेरे रोड मैप दी है। मैं पहला पॉलिटिशियन देखा जिहदी चमड़ी मोटी है गैंडे वर्गी, जिहड़ा भज्जिया नहीं, जिहड़ा लड़दा रहा। और मैं ये दावा करदा ठोक के कि जिहड़ा पंजाब मॉडल है, इनकम दी जिहड़ी गल है, हरेक चीज़ दी, जिथे होड़ लगदी है आई वांट टू बी सीएम, जिथे टेलीविजन चैनल भी कहते हैं कौन बनेगा सीएम, मैं दावा करदा कि मैं पिछले 5 सालों तो एक एजेंडे के उत्ते पहरा दिता, किसी सत्ता ते पहरा नहीं दिता। ਜਿਹੜੇ लोग अज 5 साल बाद सप्पां वांग बिलों चों निकल के आए हैं, ਜਿਹੜੇ उदों ड्रग माफिए नूं माफिया मंगते हुंदे सी, समझदे नहीं, और अज कहंदे ड्रग मुद्दा ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नीतिबद्ध योजनाबद्ध प्लान दिता कि आ पंजाब दी उसारी है, और अगर इस राह दे उत्ते चलदे हां ते पंजाब उच्चा हुंदा। दूसरी ओर वो चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार पर चल रहे छापे के बहाने उनका दावा कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करें चन्नी की, तो चन्नी की अपनी मजबूतियां हैं। कांग्रेस हर मंच पर ये डंका बजा रही है कि उसने पहली बार पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, और पंजाब में 32% दलित वोट है। और ऐसे में 3 महीने बाद ही चन्नी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कांग्रेस दलितों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती थी, और ये पार्टी के लिए बेहद खराब हालत पैदा कर सकता था। तो वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस बार भी सीएम पद के लिए चन्नी को ही आगे किया है। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का दूसरा ऑप्शन जो कि नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो वो शायद हाईकमान की भी नहीं सुनते, और हाईकमान ऐसे नेता को ही मुख्यमंत्री बनाता है जो उसकी सुने। तो वहीं सिद्धू इस बार चौतरफा घिरे हुए भी थे। एक तरफ बीजेपी को सिद्धू से हिसाब चुकता करना थे, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू पर नजरें गड़ाए बैठे, और सुखबीर बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने उनकी तलख मिजाज जाहिर है। ऐसे में उन्हें अपनी सीट पर जीत दर्ज करना ही बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, और इस वजह से भी चन्नी का दावा ज्यादा मजबूत बन गया। हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, सीएम पद के लिए चन्नी के नाम के खुलासे के बाद स्टेज पर सिद्धू खुश तो नजर आए, पर उनके अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि अपने बगावती तेवर और मुंहफट अंदाज के लिए ही सिद्धू जाने जाते हैं। और सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह फिर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा था, और उनके तेवर इतनी आसानी से नर्म नहीं पड़ेंगे। और इस चुनाव में जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने उतारा है उनमें 70% सिद्धू समर्थक बताए जाते हैं, और ऐसे में चुनाव नतीजे में अगर सिद्धू समर्थक विधायकों की संख्या बल ज्यादा रहता है
तो चन्नी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर चुनाव नतीजे सिद्धू के पक्ष में रहते हैं तो हो सकता है कि नतीजे के बाद सिद्धू फिर से बगावती हो जाए और चन्नी को सबसे पहले तो सभी विरोधियों के साथ लेने की चुनौती होगी और जाखड़ से लेकर सिद्धू तक सबको साथ लेकर चलना होगा। सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे भी निपटना चन्नी के लिए एक चुनौती होगी। पर यह भी सच है कि जिन दोनों सीटों से चन्नी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उन्हें जीतकर खुद को बड़ा नेता साबित करने का मौका भी चन्नी के पास है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो मैं अकेला नहीं लड़ सकता। पंजाब के लोग लड़ेंगे, ना मेरे पास पैसा है ना इतनी हिम्मत है, हिम्मत भी लोग देंगे और हर कुछ पंजाब के लोग खुद करें। मैं एक माध्यम में बहरहाल सियासत की इस शतरंज में सभी मोहरे अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और अब वक्त है आखिरी दाव का जो जनता चलेगी और विजेता सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।